हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम ओकरा यानी कि भिंडी के बारे में कंटिन्यू करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम भिंडी के बारे में बेटा पढ़ रहे थे कि भिंडी का नाम क्या होता है, भिंडी में क्या क्या चीजें होती हैं, भिंडी में जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है उसको म्यूसिलेज कहा जाता है। वो म्यूसिलेजनस प्रॉपर्टी भिंडी में क्यों पाई जाती है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि भिंडी के केस में किस तरीके की जलवायु चाहिए, भिंडी के केस में किस तरीके का सॉइल टाइप चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि लैंड रिक्वायरमेंट क्या चाहिए भिंडी के लिए, ठीक है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन हम कर चुके थे बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंसेस मैंने आपको बता दिए थे, जलवायु यानी कि क्लाइमेट की हम बात कर चुके थे, सॉइल की बात कर चुके थे, कि सीजन में भिंडी को लगाया जाता है इसकी भी हम बात कर चुके थे। सीड रेट और स्पेसिंग कितना चाहिए ये भी हमने बोला था कि कितना सीड ट्रीटमेंट करना, सॉरी सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम जानेंगे भिंडी के केस में कौन कौन सी वेराइटीज पाई जाती है, भिंडी के केस में कौन कौन सी वैरायटी पाई जाती है। और हर क्लास में मैं तुम लोगों को बोलती हूँ वैरायटी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे तुम अभी की बात करो और चाहे तुम आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, जो आपका वैरायटी वाला पोर्शन है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो वैरायटी की बात करते हैं तो IIHR की वैरायटी देखो कौन कौन सी है। अर्का अभय और अर्का अनामिका। अर्का अभय और अर्का अनामिका वैरायटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्का अभय किसकी वैरायटी है, अर्का अनामिका किसकी वैरायटी है। तो वो ये दोनों की दोनों भिंडी की वैरायटी है, ये दोनों की दोनों भिंडी की वैरायटी है। स्पेशल फीचर याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, स्पेशल फीचर्स आपसे नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद IARI न्यू दिल्ली की कौन कौन सी वैरायटी, मैंने आपको बोला था IIHR की वैरायटी के आगे अर्का लगता है, और अगर हम IARI न्यू दिल्ली की वैरायटीज की बात करते हैं तो उसके आगे पूसा लगता है। तो IARI न्यू दिल्ली की वैरायटी आ जाती है बच्चे पूसा मखमली, पूसा सावनी और पूसा A4। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं और इनमें से तुम लोगों को याद रखनी है कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट टू YVMV का मतलब होता है येलो वेन मोज़ैक वायरस। भिंडी में एक वायरस लगता है जिसकी वजह से उसकी पत्तियां जो हैं वो उसमें मोज़ैक बन जाता है। मोज़ैक का मतलब होता है हरी और पीली का मिश्रण, मोज़ैक का मतलब होता है धारियां बन जाती हैं, पीली और हरी कलर की धारियां बन जाती है। तुम पैथोलॉजी में पढ़ोगे कि मोज़ैक का क्या मतलब होता है। मोज़ैक का मतलब होता है, मान लो ये आपकी भिंडी की पत्ती है, इस तरीके से भिंडी की लीफ होती है, इस तरीके से अगर भिंडी की लीफ है उसमें येलो और ग्रीन कलर की धारियां, एक मोज़ैक फॉर्म हो जाता है, इसीलिए उसको बोला जाता है येलो वेन मोज़ैक वायरस। आपको हर वैरायटी का पता होना चाहिए कौन सी वैरायटी ससेप्टिबल टू येलो मोज़ैक है और कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक है, और कौन सी वैरायटी रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ैक है। ससेप्टिबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ससेप्टिबल का मतलब मैंने तुम लोगों को बोला था ऐसी वैरायटी जिसमें येलो वेन मोज़ैक वायरस जल्दी से लग जाएगा। वो येलो वेन मोज़ैक के लिए ससेप्टिबल है का मतलब होता है कि उसको वो डिजीज जल्दी लग जाएगी, और रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोज़ैक वायरस का मतलब होगा कि ऐसी वैरायटी जो टॉलरेट कर सकता है उस वायरस को, जो उस वायरस को टॉलरेट कर सकता है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंट वैरायटी। जो वैरायटी उस वायरस को टॉलरेट नहीं कर पाएगी उसको कहा जाएगा ससेप्टिबल वैरायटी। तो जो आपकी पूसा मखमली वैरायटी होती है वो ससेप्टिबल होती है येलो वेन मोज़ैक वायरस के। और अगर वहीं हम सावनी की बात करें, सावनी भी ससेप्टिबल होती है, ठीक है। और अगर हम पूसा A4 की बात करें बच्चे, पूसा A4 इज रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोज़ैक। पूसा A4 वैरायटी जो होती है वो येलो वेन मोज़ैक के प्रति रेजिस्टेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो ओके, हमने बोला IIHR की वैरायटी है अर्का अभय और अर्का अनामिका। ये दो वैरायटी तुम लोगों को याद रखनी है, अभय अनामिका, अभय अनामिका। अभय और अनामिका दो दोस्त हैं, वो बेंगलोर में पढ़ते थे, ठीक है। अभय और अनामिका बेंगलोर में पढ़ते थे दोस्त, मतलब अभय और अनामिका कौन सी है, IIHR बेंगलोर की। अगर IIHR बेंगलोर की अभय और अनामिका है तो उनके नाम के आगे क्या लगेगा, अर्का लगेगा। वही हम न्यू दिल्ली की वैरायटी की बात करें तो पूसा मखमली, पूसा सावनी और पूसा A4, जिसमें से पूसा मखमली और पूसा सावनी जो है वो आपकी ससेप्टिबल है येलो वेन मोज़ैक वायरस के।
और वहीं पे पूसा A4 जो है दैट इज रेजिस्टेंट। पूसा A4 वैरायटी जो है दैट इज रेजिस्टेंट टू, वो रेजिस्टेंट होती है किसके, येलो वेन मोज़ेक वायरस के, येलो वेन मोज़ेक के वायरस येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रेजिस्टेंट होती है। वहीं अगर हम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की बात करें तो उसकी वैरायटी आ जाती है वर्षा उपहार, उसकी वैरायटी आ जाती है वर्षा उपहार। और हिसार उन्नत, वर्षा उपहार और हिसार उन्नत भी भिंडी की वैरायटी है। अगर हम PAU लुधियाना की बात करें तो PAU लुधियाना की तुमको पंजाब पद्मिनी याद रखनी है। पंजाब पद्मिनी किस फ्रूट की वैरायटी है, किस वेजिटेबल की वैरायटी है, तो आप बोलोगे भिंडी की वैरायटी है। प्रभानी क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। प्रभानी क्रांति और आजाद क्रांति हरभजन भिंडी, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी, यहां से मेरी ग्रेजुएशन हुई है, ठीक है। इसकी वैरायटी है हरभजन भिंडी, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने तो रखी हुई थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, ठीक है। कौन कौन सी वैरायटी देखो आप लोगों को आनी ही आनी चाहिए। एक तो अर्का अभय, अर्का अनामिका, पूसा मखमली, पूसा सावनी, पूसा A4, और उसके बाद वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, पंजाब पद्मिनी और प्रभानी क्रांति। पंजाब पद्मिनी और प्रभानी क्रांति ये सारी की सारी वैरायटी आप लोगों को आनी चाहिए। भिंडी के केस में ये सारी वैरायटी आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब अगर हम आगे बात करें कि वैरायटी के आगे क्या क्या चीजें, अगर हम वैरायटी के आगे की बात करें तो अब आ जाते हैं हम मैन्योर और फर्टिलाइजर पे। अब आ जाते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर पे कि अगर हमें भिंडी को लगाना है अगर हमें भिंडी को लगाना है तो हमें कितना बेसल डोज रखनी पड़ेगी, कितनी टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी अगर हमने भिंडी को लगाना है। तो अगर वहीं भिंडी की हम बात कर रहे हैं तो बेसल डोज का मतलब सोइंग से पहले जो डोज दी जाती है फर्टिलाइजर की, या ट्रांसप्लांटिंग से पहले जो डोज दी जाती है। भिंडी के केस में हम ट्रांसप्लांटिंग तो नहीं करते हैं बच्चे, सोइंग करते हैं। तो सोइंग से पहले जो फर्टिलाइजर इसको दिए जाएंगे तो वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमने सोइंग से पहले FYM देना है 25 टन प्रति हेक्टेयर। NPK कितना देना है बेटा, 20, 50 और 30 किलो पर हेक्टेयर। 20 किलो हमने नाइट्रोजन देना है, ठीक है, और 50 किलो हमने फास्फोरस देना है और 30 किलो हमने पोटेशियम देना है। जो नाइट्रोजन हम यहाँ पे दे रहे हैं ये हाफ डोज है, ये आधी डोज है, और उसकी आधी डोज को क्या किया जाता है, टॉप ड्रेसिंग की जाती है। टॉप ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जर्मिनेशन के बाद, जब पौधा आ गया है, जब पौधा इमर्ज हो चुका है फील्ड में, उसके बाद जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दी जाती है उसको टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। उसके बाद जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन दी जाती है उसको टॉप ड्रेसिंग कहा जाता है। तो हमने बोला बेसल डोज, टॉप ड्रेसिंग। बेसल डोज में हम FYM दे रहे हैं और NPK दे रहे हैं। NPK में हम नाइट्रोजन की आधी डोज देते हैं, और वहीं आधी डोज, रिमेनिंग जो आधी डोज होती है नाइट्रोजन की, उसको टॉप ड्रेसिंग के तौर पे दिया जाता है। कितने दिनों बाद, 30 दिन बाद। 30 दिन बाद, सोइंग के 30 दिन बाद जो है नाइट्रोजन की जो आधी डोज बची हुई है उसको दिया जाता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपको पता होना चाहिए कि कितना NPK हमने भिंडी को देना है, कितना NPK हमने भिंडी को देना है, कितनी हमने बेसल डोज देनी है, कितना हमने टॉप ड्रेसिंग करनी है। बार बार मैं हर क्लास में हर क्रॉप के साथ बोलती हूँ आपको बेसल डोज का क्या मतलब होता है और टॉप ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है। चलो अब इरिगेशन की बेटा अगर बात करते हैं तो इरिगेशन का क्या मतलब होता है। देखो इरिगेशन का मतलब होता है इरिगेशन का देखो क्या मतलब होता है। इरिगेशन में इरिगेशन का क्या मतलब होता है, सिंचाई होता है, ठीक है। अब सिंचाई हमने कितनी करनी है भिंडी के केस में, देखो अब यहाँ पे लिखा गया है सब्सिक्वेंट इरिगेशन। अब सॉइल पे डिपेंड करता है, हमने बोला था भिंडी के केस में भी हम लोमी इस्तेमाल करेंगे, वेल फर्टाइल सॉइल इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी हल्की सॉइल इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या करना है, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना है। फ्रीक्वेंट इरिगेशन यानी कि बार बार इरिगेशन करना है, 5 से लेके 6 दिन के इंटरवल पे, 5 से लेके 6 दिन के अंतराल पे हमने पानी देना है। और कब कब पानी देना है, कब कब पानी देना। क्रिटिकल स्टेजेस कौन सी है, क्रिटिकल स्टेजेस मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स के केस में बच्चे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। जिस टाइम पे पौधे में फूल आते हैं और जिस टाइम पे पौधे का फ्रूटिंग पीरियड होता है उस टाइम पे पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इस टाइम पे हम पानी नहीं देंगे तो हमारा जो फ्रूट है, हमारा जो भिंडी आ गया है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी उपज में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी अफेक्ट हो जाती है, काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है।
तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है। क्या चीज तुम लोगों को मेक श्योर करनी है कि जब भी आप इरिगेशन करो तो आपको 5 से लेके 6 दिन के इंटरवल पे करनी है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जो भिंडी है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप में आती है। हमने कल पढ़ा था ना बच्चे कि भिंडी जो है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल क्रॉप में आती है, तो मतलब गर्म इलाकों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, गर्म इलाकों में ज़्यादातर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अगर उसको गर्म इलाकों में ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है तो मतलब वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब उसको पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो फ्रीक्वेंट इरीगेशन हमें करना पड़ेगा। हमें हर 5 से लेके 6 दिन के बाद लेके 6 दिन के बाद इरिगेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला, क्रिटिकल स्टेजेस, इसमें भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ जाएगी। जब भिंडी में फूल आने लग जाएंगे, जब भिंडी में फ्रूट आने लग जाएगा, उस टाइम पे हम भिंडी में पानी हमें देना ही देना है। अगर हम उस स्टेज पे वाटर स्ट्रेस कंडीशन रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन का मतलब होता है पानी की कमी। अगर उस स्टेज पे पानी की कमी हो रही है तो भिंडी की प्रोडक्शन में, भिंडी के उत्पादन में, भिंडी की उपज में काफी फर्क देखने को मिलेगा, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद आ जाता है इंटरकल्चरल एंड वीड मैनेजमेंट। इंटरकल्चरल ऑपरेशन का क्या मतलब होता था? इंटरकल्चरल ऑपरेशन का मतलब होता था कि जब हम किसी भी वेजिटेबल, किसी भी फ्रूट किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन के टाइम पे हम क्या क्या ऑपरेशंस करते हैं। हम वीडिंग कर रहे हैं, हम कोई स्प्रे दे रहे हैं, हम सिंचाई कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इंटरकल्चरल ऑपरेशन में आ जाएंगी। तो भिंडी के केस में हम कौन कौन से इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं बच्चे? फ्रीक्वेंट होइंग, होइंग का मतलब होता है गुड़ाई करना, वीडिंग घास निकालना, अर्थिंग अप का मतलब मैंने क्या बताया था? अर्थिंग अप का मतलब मैंने बताया था कि जब हम जैसे मैंने होइंग की, जैसे मैंने गुड़ाई की, गुड़ाई करके सॉइल लूज हो गई तो उस सॉइल को मैंने क्या करना है? अर्थिंग अप करना है, मतलब थोड़ा सा चढ़ा देना है पौधे पे थोड़ा उसको कवर कर देना, चढ़ा देना है। ठीक है, पौधे पे मिट्टी को चढ़ाना, उसको कहा जाता है अर्थिंग अप। तो हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या क्या करते हैं? होइंग करते हैं, वीडिंग करते हैं और अर्थिंग अप भिंडी के केस में करते हैं। और अब देखो, अगर जब हम गुड़ाई कर रहे हैं तो गुड़ाई से ऑलरेडी वीड, जो छोटी छोटी वीड होंगी वो तो निकल जाएंगी। इन केस अगर उस तरीके से हम वीडिंग नहीं कर रहे हैं तो हम केमिकल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे लासो और एलाक्लोर। हमने 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर डालना है। और दूसरा फ्लूक्लोरेलिन एज अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है कि अभी तक हमने सीड को लगाया भी नहीं है। मेरे पास एक फील्ड है खाली, मैंने उस पर पहले ही स्प्रे कर दिया कि जब मैं उस पर सीड लगाऊंगी, सीड से पौधा तैयार होगा, उसके बाद उसमें वीड्स आएंगी, तो वो चीज़ ना हो, तो मैंने सीड को सो करने से पहले ही उसमें स्प्रे कर दी है। देखो, हम पढ़ते थे प्री एमरजेंस और पोस्ट एमरजेंस। ये मैंने आपको टमाटर के केस में बताया था कि प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का क्या मतलब होता है और पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड का क्या मतलब होता है। प्री एमरजेंस में हम पढ़ते थे कि पौधा एमर्ज होने से पहले मैंने क्या किया, ये मेरे पास सॉइल है, सॉइल में मैंने सीड की बुआई कर दी है, अभी यहाँ से पौधा नहीं निकला है। हमने सीड सोइंग कर दी है पर पौधा एमर्ज नहीं हुआ है। पौधे के एमर्जेंस से पहले जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन दी जाती है उसको कहा जाता है प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड। और जैसे पौधा निकल जाता है, पौधा एमर्ज होने के बाद जो एप्लीकेशन दी जाती है उसको बोला जाता है पोस्ट एमर्जेंट। पर अब हम पढ़ रहे हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है हमारी फील्ड खाली है, अभी तक ना हमने सीड की बुआई की है, ना उसमें से पौधा निकला है, हमारी फील्ड कंप्लीटली खाली है। और तब हम जो तब हम जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन करते हैं उसको कहा जाता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। उसको कहा जाता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो हमने फ्लूक्लोरेलिन को एज अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड डालना है। ठीक है, तो हमने बोला हमने इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या क्या किए। इंटरकल्चरल ऑपरेशन में हमने गुड़ाई कर दी, गुड़ाई करके सॉइल लूज हो गई तो वीडिंग भी कर दी, इसके साथ साथ अर्थिंग अप कर दी। और उसके साथ मैंने बोला कि अगर मैं वीड्स को हाथ से नहीं निकाल रही हूँ तो हाथ से ना निकालने के अलावा भी मेरे पास ऑप्शन हो सकता है। क्या ऑप्शन हो सकता है? मैं केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं लासो एलाक्लोर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं फ्लूक्लोरेलिन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैं इन हर्बिसाइड का इस्तेमाल वीड को कंट्रोल करने में कर सकती हूँ। तो ये हम इंटरकल्चरल और वीड मैनेजमेंट में करेंगे कि हमने कोई और ऑपरेशन भी कर ली, गुड़ाई भी कर ली, वीडिंग भी कर ली और इसके साथ साथ हमने वीड को कंट्रोल भी कर दिया। किस तरीके
तरीके से किया भिंडी के केस में, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि टमाटर के केस में कौन सा हर्बिसाइड हमने यूज़ किया था, ब्रिंजल के केस में कौन सा हर्बिसाइड हमने यूज़ किया था, और भिंडी के केस में हमने कौन सा हर्बिसाइड यूज़ किया था, चिल्ली हमने पढ़ा, चिल्ली के केस में हमने कौन सा हर्बिसाइड यूज़ किया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाता है बेटा हार्वेस्टिंग। अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, चलो। हार्वेस्ट व्हेन फ्रूट्स आर मैक्सिमम साइज्ड या टेंडर। अब देखो भिंडी, तुम खुद सोचो, इमेजिन करो भिंडी सबने खाई है। देखो हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अब जो तुम कोर्सेज पढ़ते हो उसमें क्रैमिंग वाला भी, उसमें रट्टाबाजी भी, उसमें तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वेराइटी है क्या उसका सीड रेट है, क्या उसकी स्पेसिंग है, ये सारी चीजें तुमको याद रखनी पड़ेगी। बट उसके साथ साथ क्रैमिंग के साथ साथ ये समझने वाली चीज भी, क्योंकि तुमने भिंडी देखी है, क्योंकि तुमने शिमला मिर्च देखी है, क्योंकि तुमने मिर्च देखी है, क्योंकि तुमने टमाटर देखा है, क्योंकि तुमने ब्रिंजल देखा है, ये सारी चीजें आपने देखी है, तो ये सारी चीजें तुम रिलेट कर सकते हो। तो आप खुद सोचो कि भिंडी को अगर आप पौधे से निकाल रहे हो, भिंडी की अगर तुम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तो किस स्टेज पे आप लोग हार्वेस्टिंग करोगे, किस टाइम पे आप भिंडी को तोड़ोगे। जब हरी होती है वो, हरी टेंडर का मतलब तो सॉफ्ट, क्योंकि हम सॉफ्ट भिंडी खाते हैं। जब वो सॉफ्ट होती है पर उसका फुल साइज, मैक्सिमम साइज उसका अटेन हो चुका होता है, पर वो तब भी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है और उसका मैक्सिमम साइज अटेन हो चुका है, उस टाइम पे हम भिंडी की हार्वेस्टिंग करते हैं, उस टाइम पे हम भिंडी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग हम अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, ठीक है। नाइफ से हम तोड़ सकते हैं भिंडी का, देखो इस तरीके से भिंडी का प्लांट है, इस तरीके से भिंडी लगी होगी, इस तरीके से, ठीक है। हम चाकू की मदद से इसको काट सकते हैं, इसके पेडिकल, जो ये डंडा होता है भिंडी के ऊपर, उसको पेडिकल कहा जाता है। चाकू की मदद से उसको पेडिकल को काट सकते हैं, या उसको ट्विस्ट करके या उसको बेंड करके, इस तरीके से बेंड किया, ये मेरी भिंडी है, ये भिंडी का पेडिकल है, इस तरीके से उसको बेंड किया और भिंडी निकल जाएगी उसके पौधे से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है। टमाटर के केस में हमने बोला था ना उसको, ब्रिंजल और टमाटर के केस में हमने बोला उसको ट्विस्ट किया, घुमाया उसको हमने, ठीक है। क्योंकि एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी भी होनी चाहिए ना, कि किस तरीके से तुम फ्रूट को निकाल रहे हो, किस तरीके से तुम सब्जी को निकाल रहे हो। कुछ कुछ ऐसे होता है कि ये खींचा पौधे से और पूरा पौधा ही नीचे से उखड़ गया, वैसा नहीं करना है, ठीक है, वैसा नहीं करना है तुमको। तो हार्वेस्टिंग में तुम लोगों को क्या याद रखना है, हार्वेस्टिंग स्टेज। देखो हार्वेस्टिंग स्टेज या मैच्योरिटी इंडाइसिस पूछा जाता है कभी कभी। मैच्योरिटी इंडाइसिस का क्या मतलब होता है कि किस स्टेज पे पौधे को, किस स्टेज पे भिंडी को पौधे से निकाला जाएगा, उसको हार्वेस्टिंग भी बोला जाएगा और उसका मैच्योरिटी इंडाइसिस भी बोला जाएगा। कि जब भिंडी पूरा अपना साइज, मैक्सिमम साइज अटेन कर चुकी होगी और तब, और येट टेंडर होगी, सॉफ्ट होगी, तो उस स्टेज पे हम भिंडी को पौधे से निकालेंगे, उस स्टेज पे भिंडी को हम पौधे से निकालेंगे, उसको उसकी हार्वेस्टिंग स्टेज या उसको उसका मैच्योरिटी इंडाइसिस कहा जाता है, ठीक है। और हमने अल्टरनेट डेज पे भिंडी को निकालना है। मतलब आज मैंने अगर भिंडी का तुड़ान किया तो परसों मैंने, और एक दिन छोड़ के परसों मैंने फिर से भिंडी को निकालना है, ठीक है। निकालना कैसे, नाइफ से मैं उसके पेडिकल को निकाल सकती हूँ, काट सकती हूँ, या मैं उसको क्या कर सकती हूँ, बेंड कर सकती हूँ, उसके पेडिकल को इस तरीके से बेंड करके तोड़ सकती हूँ। तो ये आ जाएगा भिंडी के केस में हार्वेस्टिंग। तो ये आ जाएगा बच्चे भिंडी के केस में हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। चलो अब यील्ड की बात कर लेते हैं कि कितनी उपज हमें भिंडी के केस में मिलेगी। उपज कितनी भिंडी के केस में मिलेगी, तो अगर हमने स्प्रिंग और समर में भिंडी लगाई है तो 6 से लेके 8 टन प्रति हेक्टेयर, अगर हमने खरीफ में लगाई है तो 10 से लेके 12.5 टन प्रति हेक्टेयर। और ऑन एवरेज बेसिस पे ज्यादातर भिंडी खरीफ में लगाई जाती है, यानी कि रेनी सीजन पे लगाई जाती है। तो रेनी सीजन उसका बेस्ट सीजन माना जाता है, इसीलिए उस सीजन में काफी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। 10 से लेके 12.5 टन प्रति हेक्टेयर जो है वो आपकी उपज देखने को मिलेगी। एक हेक्टेयर के हिसाब से 10 टन भिंडी हमें मिलेगी खरीफ के केस में, और स्प्रिंग के केस में हमें थोड़ा सा कम उपज मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो ये हो गया बच्चे आपका भिंडी के बारे में। हमने कंप्लीट भिंडी के बारे में जान लिया कि भिंडी का नाम क्या होता है, भिंडी के इंपॉर्टेंसेस क्या होते हैं, पीएच कितनी होती है इसकी, सॉइल कैसी चाहिए इसके लिए, क्या क्या कंडीशन इसके लिए नहीं होनी चाहिए, इसकी ग्रोथ के लिए नहीं होनी चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ड्रॉट कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर मैंने बोला था कि लैंड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने
रेनी सीजन में भिंडी लगानी है तो हमें रेज्ड बेड बनाने पड़ेंगे ताकि पानी ना ठहरे, ताकि वाटर ड्रेनेज प्रॉपरली होता जाए। फिर आज हमने वैरायटीज के बारे में पढ़ा, पूसा मखमली, अर्का अनामिका, अर्का अभय, पंजाब पद्मनी, प्रभानी क्रांति, पूसा मखमली, बहुत सारी वैरायटीज हमने भिंडी की पढ़ी। और जो जो वैरायटीज मैंने आपको बोली है वो वैरायटीज तुम लोगों को आनी ही आनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है वैरायटीज़ में, क्योंकि ज़्यादा याद नहीं रहती हैं, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप्स हैं, तुमको कितना ही तुम लोग याद कर पाओगे। बट जितनी भी वैरायटी मैंने तुम लोगों को हर क्रॉप की बताई है वो अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आगे तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा यार मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैंने बोला कि यार बेसल डोज के तौर पे मैं 25 टन प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के हिसाब से 25 टन फार्म यार्ड मैन्योर दे रही हूँ, और 20 किलो मैंने नाइट्रोजन दी जो कि आधी डोज है उसकी। और उसके बाद मैंने पी और के भी डाला, 50 किलो मैंने फॉस्फोरस डाला और 30 किलो मैंने पोटेशियम डाला। फिर मैंने बोला आधी डोज जो नाइट्रोजन की बची है उसको मैं टॉप ड्रेसिंग के तौर पे दूंगी। कब दूंगी? 30 दिन बाद, सोइंग के 30 दिन बाद मैं उसको दूंगी। उसके बाद मैंने बोला यार इरिगेशन सिंचाई हमें हर 5 से लेके 6 दिन बाद करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस यहाँ पे भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग रहने वाला है। और उसके बाद हमने बोला इंटर कल्चरल ऑपरेशन की, इसमें हमें गुड़ाई करनी पड़ेगी, घास निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने अर्दिंग अप बताया था आपको। फिर मैंने तुम लोगों को बोला था या तो तुम हैंड वीडिंग कर सकते हो, हाथ से घास निकाल सकते हो। अगर हाथ से घास नहीं निकाल सकते हो तो आप लोग केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लासो और एलाक्लोर बताया था, फ्लूक्लोरेलिन मैंने आपको अलग अलग हर्बिसाइड बताए थे जो आप भिंडी के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने उपज की बात करी कि खरीफ सीजन में ज़्यादा उपज आती है, 10 से लेकर 12.5 टन प्रति हेक्टेयर आता है, ओके। और समर के केस में थोड़ा कम आता है, 8 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टेयर हमारी उपज इन केस ऑफ स्प्रिंग और समर सीजन में आता है। और ये हमने पूरा भिंडी के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से जैसे पहले पूरा भिंडी के बारे में पढ़ना है जिस तरीके से हमने यहाँ क्लास में किया है। उसके बाद उसको जैसे मैंने तुम लोगों को फॉर्मेट बताया चार्ट में उसको डिफरेंस की फॉर्म में हर क्रॉप को रिलेट किया करो। टमाटर के केस में मैंने सॉइल में ये पढ़ा था, टमाटर के केस में मैंने यील्ड इतनी पढ़ी थी, टमाटर के केस में मैंने सीड रेट ये पढ़ा था। उसको रिलेट करके पढ़ा करो, तब तुमको याद रहेगा, तब चीज़ें याद रखी। अदरवाइज इतनी ज़्यादा क्रॉप है, एक बार अगर ऐसे पढ़ोगे तो तुमको याद नहीं रहेगा। रिलेट तुम लोगों को करना ही करना पड़ेगा बच्चे, रिलेट आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग रिलेट नहीं करते हो तो आपको याद नहीं रहेंगी चीजें। ये बात मेरी ध्यान में रख लो, क्योंकि ऐसा होता है, अपने एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं, ठीक है। मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की हूं यार, और बीएससी हॉर्टिकल्चर होने के लिए की वजह से हमें तो बहुत सारे क्रॉप्स होते थे, हमें ये अलग अलग होते थे। हमें कोल क्रॉप अलग होंगे, हमें सोलेनेशियस क्रॉप अलग होते थे, तो हमें अलग अलग होती थी, हमें डिटेल में पढ़नी पड़ती थी, ठीक है। आपको तो फिर भी एक ही कोर्स में ये सारी चीज़ें, स्पाइसेस का अलग कोर्स होता था, मेडिसिनल का अलग कोर्स होता था हमें, ठीक है। तो अलग अलग क्रॉप याद करनी है तो टेबुलर फॉर्म में एक बार आदत बना लो टेबल वाली, एक पूरे चार्ट पे तुम्हारी सारी क्रॉप आ जाएंगी, जो बड़े चार्ट आते हैं पूरे एक चार्ट में। बस पेपर में क्या चार्ट खोला और पढ़ा बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अगली क्रॉप भी आज शुरू कर देते हैं, और अगली क्रॉप का नाम आ जाता है क्यूकुम्बर। और अगली क्रॉप का नाम आ जाता है बच्चे कुकुम्बर। कुकुम्बर का क्या मतलब होता है? ककड़ी, खीरा। खीरा के बारे में हम जानेंगे कि खीरा का क्या नाम होता है। देखो कितनी फ्रेश ताजा खीरा है हमारे पास, ठीक है, बढ़िया पानी डाला जा रहा है खीरा पे। चलो खीरा का नामकरण कर लेते हैं अब। खीरा का नाम होता है क्यूक्यूमिस सटाइवस। खीरा का नाम क्या होता है? कुकुमिस सटाइवस, फैमिली क्यूक्यूरबिटेसी, और क्रोमोसोम नंबर 14, और ऑरिजिन हमारे अपने देश में, इंडिया में, भारत में, ठीक है। हमने क्या बोला? कुकुम्बर का नाम होता है कुकुमिस सटाइवस। मेरे साथ बोलना है, क्यूक्यूमिस सटाइवस, क्यूक्यूमिस सटाइवस, कुकुरबिटेसी फैमिली है। 14 इसका क्रोमोसोम नंबर है, और ऑरिजिन हमारा अपना इंडिया, हमारा अपना इंडिया इज द ऑरिजिन ऑफ कुकुम्बर। कुकुमिस सटाइवस, कुकुमिस सटाइवस, क्रोमोसोम नंबर 14, क्यूकुरबिटेसी फैमिली, और इंडिया इज द ऑरिजिन ऑफ इट, ठीक है। चलो आगे बढ़े इंपॉर्टेंसेस पे आए। चलो अगर इंपॉर्टेंसेस की बात करें तो कुकुम्बर
बहुत पॉपुलर वैरायटी है और बहुत पॉपुलर वेजिटेबल है। किस चीज़ के लिए? सैलेड के तौर पे खाई जाती है। जनरली सलाद के तौर पे ही कुकुम्बर खाया जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम कुकुम्बर की सब्जी बनाते हो, ऐसा तो नहीं कि तुम ककड़ी की सब्जी बनाते हो, नहीं, हम उसको एज अ सैलेड खाते हैं, एज अ सैलेड खाते हैं क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट, तुमने सुना होगा ना, तुम्हारे मम्मी वगैरह जब तुम छोटे होंगे, ककड़ी खाओ, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो ककड़ी खानी चाहिए, खीरा खानी चाहिए, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो पानी की कमी नहीं होती है। तो ये कुकुम्बर एक ऐसा फ्रूट है, कुकुम्बर एक ऐसी सब्जी है जो आपका, जिसमें वाटर कंटेंट भर भर के पाया जाता है, जिसमें वाटर कंटेंट 96% पानी होता है और इसके अलावा बहुत ही माइन्यूट मात्रा में विटामिन्स और मिनरल पाए जाते हैं, बहुत ही माइन्यूट मात्रा में विटामिन और मिनरल पाया जाता है। जनरली कुकुम्बर में पानी पाया जाता है और इट हैज़ अ कूलिंग एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। आप तुम लोग गर्मियों में जब कुकुम्बर खाते हो तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है, ऐसा लगता है आ हा मजा आ गया, ऐसे लग रहा है कि ठंडक पड़ गई है कलेजे में। तो कूलिंग प्रॉपर्टीज है उसमें, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ओके, पाचन को सही रखता है। तो हर वेजिटेबल और हर फ्रूट के अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखो, कोई ठंडक प्रोवाइड करता है, कुछ गर्मी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कुछ डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रोल फ्रूट और वेजिटेबल हमारी डाइट में प्ले करता है। तो खाना शुरू कर दो, ठीक है। चलो, तो हमने बोला कुकुम्बर एक ऐसी वेजिटेबल है जो सलाद के तौर पे खाई जाती है, जो सैलेड के तौर पे खाई जाती है और ये एक ऐसा फ्रूट होता है जिसमें 96% पानी पाया जाता है और इसके साथ साथ उसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और जो कुकुम्बर ऐसी वेजिटेबल होता है जिसका जिसमें कूलिंग और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कूलिंग एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज। कूलिंग, ठंडक प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को और पाचन क्रिया भी इससे अच्छी रहती है, डाइजेशन में भी ये अच्छा रोल प्ले करता है। चलो, अब कुकुम्बर अगर हमने लगाना है तो उसके लिए जलवायु क्या होनी चाहिए? कुकुम्बर को जनरली वार्म सीजन क्रॉप के तौर पे लगाया जाता है। देखो, अब कुछ बच्चों का इसमें ये डाउट होगा कि कुछ बहुत ठंडे इलाके के होंगे, वहां पे भी ककड़ी लगती होगी, जैसे मैं ठंडे इलाके की हूं, मेरे घर पे भी खीरा लगती है। जो ये क्राइटेरिया है ना, जो वार्म सीजन वाला क्राइटेरिया है, वो ऑन एवरेज बेसिस पे है, ऑन एवरेज बेसिस पे है कि किस टेम्परेचर पे या किस सीजन में, किस टेम्परेचर पे या किस सीजन में कुकुम्बर सबसे अच्छा उपज दे रही है, सबसे अच्छा यील्ड दे रही है, उस हिसाब से ये क्राइटेरिया है। उस हिसाब से ये क्राइटेरिया है कि वार्म सीजन क्रॉप है, गर्मियों की फसल है, गर्मियों की फसल है जहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना तो होना चाहिए ग्रोथ के लिए। 25 से लेके 30 डिग्री टेम्परेचर ऑप्टिमम माना जाता है, किसके लिए? कुकुम्बर ग्रो करने के लिए। और ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था, जहां पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कुकुम्बर देगा कि मैं इस टेम्परेचर पे सबसे अच्छा ग्रो करूंगा। जैसे अगर तुम बोलोगे कि एसी का अगर तुमने टेम्परेचर 20 रखा तो इस टेम्परेचर पे मैं अच्छा फील करता हूँ। अगर तुमने 12 रखा तो उसमें मुझे ठंड लग रही है, अगर तुमने 25 रखा उसमें मुझे गर्मी लग रही है, मुझे 20 चाहिए। आप मतलब अच्छे से तुम्हें अच्छा, नॉट परफॉर्मेंस बट तुम्हें अच्छा लग रहा है 20 डिग्री पे, तो उसी तरीके से क्रॉप अच्छा परफॉर्म किस टेम्परेचर पर कर रही है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है, उसको उसका ऑप्टिमम तापमान, उत्तम तापमान कहा जाता है, उसको उसका उत्तम तापमान कहा जाता है। तो उत्तम तापमान कब है, कितना डिग्री है? 25 से लेके 30 डिग्री फॉर गुड ग्रोथ। 25 से लेके 30 डिग्री विकास के लिए उपयुक्त है, उसके विकास के लिए उपयुक्त है, ठीक है। चलो, सॉइल की क्या रिक्वायरमेंट है? सॉइल तो वही है, पर देखो कुकुम्बर के केस में वेल ड्रेनेज तो प्रॉपर होना ही चाहिए, बट सैंडी लोमी, यहाँ पे थोड़ी जो आपकी सैंडी लोमी है, हमने हर कंडीशन में ज्यादातर क्या पढ़ा है? हमने लोमी पढ़ा है ज्यादातर, अभी तक जितनी भी क्रॉप हमने पढ़ी है हमने वहां पे लोमी पढ़ा है, ब्रिंजल को छोड़ के। ब्रिंजल में मैंने बोला था सैंडी सॉइल में वो अर्ली ग्रोथ करता है और क्लेई में वो मैक्सिमम यील्ड देता है। और कुकुम्बर एक ऐसी क्रॉप होती है जो आपकी सैंडी लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती है, जो सैंडी लोमी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और हम इसकी पीएच की बात करें तो 6 से लेके 7 पीएच इसकी आइडियल मानी जाती है, 6 से लेके 7 पीएच इसकी आइडियल मानी जाती है। तो सॉइल रिक्वायरमेंट क्या होगी कुकुम्बर की? वेल ड्रेन्ड सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें जल निकास अच्छे से होता हो, ऐसी सॉइल जिसमें जल निकासी अच्छे से होती हो। और दूसरा सैंडी लोमी सॉइल, ठीक है, सैंडी लोमी सॉइल अच्छी मानी जाती है कुकुम्बर को ग्रो करने के लिए। और 6 से 7 पीएच इस केस में होनी चाहिए, 6 से 7 पीएच कुकुम्बर के केस में होनी चाहिए। तो ये हो जाता है आपका सॉइल रिक्वायरमेंट, तो ये हो जाता है बेटा आपका सॉइल रिक्वायरमेंट, ठीक है।
अब इम्प्रूव वैरायटी की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज इसकी तुम लोगों को याद होनी चाहिए। पूसा संयोग, पूसा संयोग, पूसा संयोग, पूसा उदय, जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, पूना खीरा, पूसा, पूना नहीं पूसा खीरा होगा, पूसा खीरा, पूसा संयोग तो हो गया, पंथ खीरा 1, पंथ खीरा 2, ये सारी की सारी वैरायटी तुम लोगों को आनी चाहिए। पूसा संयोग, उदय, जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, पूसा खीरा, ठीक है, पंथ खीरा 1, पंथ खीरा 2, ये सारी की सारी वैरायटीज आपको क्यूकम्बर की पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी वैरायटीज बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वैरायटी खीरे की पाई जाती है, कौन कौन सी वैरायटीज खीरे की होती हैं, ये आप लोगों को भली भांति पता होनी चाहिए भाई। चलो आगे, ठीक है। अब सीड रेट और स्पेसिंग की बात भी कर लेते हैं, सीड रेट और स्पेसिंग की बात भी कर लेते हैं। चलो बात कर लेते हैं। अब देखो स्पेसिंग इस केस में क्या चाहिए बच्चे 1.5 मीटर से लेके 60 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर आपका रो टू रो डिस्टेंस होगा, 60 सेंटीमीटर आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा। मतलब मैंने इस तरीके से अगर खीरे की रोज लगाई हैं तो रो टू रो डिस्टेंस 1.5 मीटर का होना चाहिए और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 2 पंक्तियों के बीच में 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो ये हम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, ये हम दूरी की बात कर रहे हैं। और अगर हम सीड रेट की बात करें तो 1 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 से लेके 1.5 किलो लगेगा। अगर हम 1 हेक्टेयर मेरे पास भूमि है, 1 हेक्टेयर लैंड है मेरे पास, तो 1 हेक्टेयर के हिसाब से हमें सीड रेट कितना बीज खीरे का लगाना पड़ेगा, 1 से लेके 1.5 किलो, 1 से लेके 1.5 किलो बीज मुझे खीरे का लगाना पड़ेगा। तो सीड रेट की हमने बात कर ली, 1 से लेके 1.5 किलो सीड रेट लगेगा 1 हेक्टेयर के हिसाब से। स्पेसिंग की हमने बात कर ली, 1.5 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसिंग रखना पड़ेगा, जहां पे 1.5 मीटर रो टू रो डिस्टेंस है और 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, जहां पे 60 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। तो ये हमने बात कर ली सीड रेट और स्पेसिंग की। ये बच्चे हमने बात कर ली सीड रेट और स्पेसिंग की। तो कुकुम्बर के बारे में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। कुकुम्बर के बारे में बेटा मैंने क्या क्या चीजें बोली, सबसे पहले हमने बोला कुकुम्बर का नाम होता है क्यूकुमिस सटाइवस, इसकी फैमिली होती है कुकुरबिटेसी, इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 14 और इसका ओरिजिन है हमारा अपना देश। हमने इसके इंपॉर्टेंस में बोला यार इसमें अच्छा खासा वाटर कंटेंट पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, थोड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं और इसका कूलिंग इफेक्ट, ये हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक प्रदान करता है और इसके साथ साथ इसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करने का काम करता है। उसके बाद मैंने इसके सॉइल और क्लाइमेट की बात करी, जहां पे मैंने आपको बोला इसके क्लाइमेट जलवायु कैसी चाहिए, वार्म सीजन क्रॉप है जहां पे जिसको ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम होगा। और वहीं हमने सॉइल की बात करी कि इसके लिए सैंडी लोमी सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है। और वहीं अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच इसकी 6 से लेके 7 होगी। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी की बात करी या इंप्रूव वैरायटी की बात करी, जहां पे मैंने बोला पूसा संयोग, पूसा उदय, पंथ खीरा 1, पंथ खीरा 2, पूसा खीरा, जैपनीज लॉन्ग ग्रीन। ये ऐसे ही याद नहीं होंगी, ये बार बार पढ़ने पे याद होंगी बेटा। इस पे मैं वीडियो भी बना, नॉट वैरायटीज पे बट बोटेनिकल नेम पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, किस तरीके से तुम याद कर सकते हो, तो तुम देख सकते हो चीज। ठीक है, चलो वैरायटी की हमने बात कर ली। फिर मैंने स्पेसिंग बताया कि 2 पंक्तियों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए, 2 पौधों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जर्मिनेशन, देखो जर्मिनेशन टाइम कितना होना चाहिए। जर्मिनेशन अगर कुकुम्बर के सीड को लगाते हो, उसकी सोइंग करते हो, तो 4 से 5 दिन के बाद तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता हुआ दिख जाएगा। जर्मिनेशन इतना फास्ट होता है, 4 से 5 दिन बाद तुम्हें छोटा सा पौधा दिखता हुआ नजर आ जाएगा। और सीड रेट की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट लगेगा। बाकी का कुकुम्बर हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे और कल की क्लास में एक और क्रॉप भी शुरू हो जाएगी। देखो हमारे 10-11 लेक्चर हो चुके हैं, तो पढ़ते बनो, मतलब पढ़ने वाले बनो और पढ़ते चलो। ठीक है, क्योंकि जितने भी चीजें हो रही हैं, देखो मैं
वही बोलूंगी कि अब जो क्रॉप्स आ रही हैं अब ऐसे कि डिक्टेट करने वाला है कि इसमें सीड रेट इतना होता है, इसमें स्पेसिंग इतनी होती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, क्योंकि बेसिक चीजें जो एक कोर्स की है वो मैंने तुम लोगों को बता दी है। ये कोर्स ऐसा ही है जहां पे आपको क्रैम करना ही पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे यार मैम आप तो बस बता देती हो कि सीड रेट ये है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये याद तो करना पड़ेगा। और मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ जितना मेरा फर्ज होगा मैं वो कर रही हूँ कि मैंने तुमको पहले बेसिक पढ़ाया। अब बेसिक वो बेसिक ही लग रहा है। बेसिक तुम लोग देख रहे हो टमाटर के केस में, अगर तुमने बेसल डोज, टॉप ड्रेसिंग, स्पेसिंग, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, अगर ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी वही आगे भी आ रही है। अब एक बार मैं बोलूंगी, 2 बार बोलूंगी, अब तब तक तुमको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो चलो बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार समझ आ रहा है क्या, आपके हित में ये वीडियोस जा रही हैं कि रिक्वायर्ड नहीं है या ये वो। सो रिक्वायर्ड तो होगा, देखो इतना तो आई कैन एश्योर रिक्वायर्ड तो है। और अभी तक तुम लोगों ने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, ये वाला है एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम। ये मेरा स्कैनर है, इसको स्कैन कर सकते हैं आप, और इसको स्कैन करने के बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। कल ही मैंने ब्रिंजल और चिली की पीडीएफ भेजी थी। अब फिर ओकरा, जैसे ओकरा खत्म हो गया, जैसे कुकुम्बर खत्म हो जाएगा तो ओकरा और कुकुम्बर की मैं भेज दूंगी साथ में, ठीक है। और हाँ, अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल, नो नॉट टेलीग्राम चैनल, हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि अभी तो पहला कोर्स चला हुआ है 3rd सेमेस्टर का, आगे चल के और भी कोर्सेज आपके लिए यूट्यूब पे आएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और मिलेंगे अगली क्लास में, कुकुम्बर कंप्लीट करेंगे और कुकुम्बर के बाद हम कोई दूसरी क्रॉप भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।